आपको जाना है, ठीक है। वहाँ पे अभिषेक सर भी मिलेंगे, आप लोगों के साथ बात भी करेंगे, वो वहाँ पे इंटरेक्ट भी करेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो भी है बात करेंगे। एंड जो भी वो तुम मॉड्यूल्स वाला जो भी मॉड्यूल मिलेंगे ना, वो वहीं मिलेंगे आफ्टर द टेस्ट। तो जाओ दे के आओ टेस्ट, ठीक है। आई मैम नो टेस्ट बेटा। के बेसिस पे मिलेंगे? हाँ जी बेटा, फिर बोलो। मैम टेस्ट के बेसिस पे मिलेंगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट के बेसिस पे मिलेंगे। दिल्ली के बहुत कम स्टूडेंट्स ही हैं, दोनों बैच को मिला के 8 उस बैच में है, 10-11 तुम में से होंगे और 10-11 में से 3-4 ही जाएंगे, जहां तक मेरे को लग रहा है। तो ज्यादा स्टूडेंट्स है नहीं, ठीक है। तो वही मिल जाएंगे आप लोगों को। तो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो अब्दुल्ला आपको भी जाना है बेटा टेस्ट देने, ठीक है, वहां पे जाओ, ठीक है। और एक्सपीरियंस करो योर फर्स्ट मेजर टेस्ट इन ग्रेड 12। गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। कल मैं क्या डिस्कस कर रही थी तुम लोगों के साथ? आर्हेनियस इक्वेशन डिस्कस कर रही थी, राइट? आर्हेनियस इक्वेशन एंड ट्रांजिशन स्टेट Yes, ma'am. थ्योरी, ये मैं आप लोगों के साथ क्या कर रही थी, डिस्कस कर रही थी। आज लेक्चर नंबर 9 है बेटा। ये ज्यादा ना इसलिए खींच रहा है चैप्टर क्योंकि तुम लोगों की क्लासेस थोड़ी कम ड्यूरेशन की हैं, राइट? नहीं तो ये अब तक हो जाता चैप्टर। 2 लेक्चर और लगेंगे आज की क्लास के बाद, तब होगा ये कंप्लीट, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अच्छे से करेंगे इसको रैप अप, है ना। यस, मैं आप लोगों को क्या करा रही थी, आर्हेनियस इक्वेशन का रैप बताया था मैंने, है ना। और आपको मैं बता रही थी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में। आज कंटिन्यू करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन से, ठीक है। और भी चीजें पढ़ेंगे हम आर्हेनियस इक्वेशन में, वेरिएशन ऑफ किस तरीके से जो है रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ मतलब वेरी करेगा, जब मैं टेम्परेचर T1 और T2 पे बात करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग भी करेंगे, ठीक है। तो ये सब इसको हम आगे बढ़ाएंगे मेरा बेटा। एक बार मैं बता देती हूँ लास्ट क्लास में क्या करा था। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताया था, अगर तुम लोगों को याद हो तो। मैंने ये बोला था, रिकॉर्डिंग होना ना, हाँ, मैंने ये बोला था जब हम एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, जो कि सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है ना, एक ही स्टेप में आपकी रिएक्शन होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है बेटा, वो उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, जो मैंने दिखाया था ना, पहाड़ की वो ऊंची चोटी, दैट रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर रिएक्टेंट को मैम हम प्रोडक्ट इसे इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। ना 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 ना, इंटरमीडिएट इज डिफरेंट, ठीक है। वो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में पढ़ते हैं बेटा, जहाँ पे रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में होती है, वहां पे आपका इंटरमीडिएट बन रहा होता है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट तो वहां पे बनते हैं, ट्रांजिशन स्टेट तो मैं कहूंगी हर उसमें बनती है रिएक्शन में, क्योंकि बॉन्ड टूटते हैं बनते हैं। बट एलिमेंट्री रिएक्शन में ध्यान रखना, इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ऑलराइट, अच्छा। तो मैंने कहा था जब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो उसके पास एनर्जी होनी चाहिए उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। तुम्हें याद है मैंने 2 डायग्राम बनवाए थे तुम लोगों को, एक तो एक्सोथर्मिक के लिए बनवाया था और एक किसके लिए बनवाया था, एंडोथर्मिक के लिए बनाया था। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक का ग्राफ दिखाऊं तो ऐसे कुछ दिखाया था मैंने, ठीक है। मैंने कहा था एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एंथैल्पी जो होती है तुम्हारी नेगेटिव होती है, लेस देन 0 होती है। ये आप यहाँ पे आपका रिएक्टेंट, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये हमारे पास किसकी एनर्जी थी, प्रोडक्ट की एनर्जी थी। और ये क्या थी हमारे पास, वो मिनिमम एनर्जी थी या टोटल एनर्जी थी जो रिएक्टेंट को चाहिए थी टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी अपनी कुछ एनर्जी थी, उसको इतनी और चाहिए थी इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी। यस। और इतनी ही और एक्स्ट्रा एनर्जी का नाम मैंने क्या दे दिया था, एक्टिवेशन एनर्जी मैंने दे दिया था, राइट। और उसके अलावा ये जो डिफरेंस है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का, वो क्या दिखा रहा था आपको, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी चेंज क्या है अपना, ईपी माइनस ईआर है। अब तुम्हें दिख रहा है मैम डेल्टा एच तो नेगेटिव आना चाहिए एक्सोथर्मिक के लिए, अब नेगेटिव कैसे आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, अब ज्यादा है तो फिर वो नेगेटिव में आएगी वैल्यू। तो आपका जो चेंज इन एंथैल्पी है वो क्या आने वाला है मेरा बेटा, नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा मैंने
उसके अलावा क्या बताया था, उसके अलावा आर्हेनियस इक्वेशन बता दी थी कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिश्ता बताता है ये इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन जिसको नाम दिया था। क्या थी वो इक्वेशन? वो इक्वेशन थी बेटा, ध्यान रखना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रेट कांस्टेंट है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैपिटल के से दिखाते हैं, रेट कांस्टेंट को हम स्मॉल के से दिखाते हैं। अगर मान लो मैंने कभी कैपिटल के हो सकता है लिख भी दिया हो, लेकिन वो अंडरस्टूड है, वो रेट कांस्टेंट ही होगा। क्लियर है? k इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये डिस्कस किया था। k क्या था हमारा? रेट कांस्टेंट था, याद करो। और a क्या था? आर्हेनियस फैक्टर था, जिसको मैंने कोलिजन फैक्टर का नाम भी दिया था, याद करो। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का नाम भी दिया था। और a क्या बताता था? रेट ऑफ कोलिजन। उसको मतलब था कि कोलिजन कितना हो रहा है बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी। एनर्जी मॉलिक्यूल के पास कितनी है डजन उसके लिए मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है रेट ऑफ कोलिजन। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका? ए होगा। उसके बाद ईए क्या था? ईए तुम्हारा क्या था मेरा बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी थी। और एक्टिवेशन एनर्जी को तुम्हें किस में लेना है? वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने किस में पूछ रखा, किलो जल पर मोल में पूछ रखा है, जूल पर मोल में पूछ रखा है, कैलोरी पर मोल में पूछ रखा है। और जो जिसमें पूछ रखा होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? फिर चेंज हो जाएगी। अगर जूल में है तो अपन ये वाली वैल्यू लेंगे। क्लियर है? और अगर कैलोरी में होगी तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। यस मैम। उसके अलावा Yes, ये ma'am. वाली टर्म हमें क्या बता रही थी? ये वाली टर्म हमें बता रही थी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये हमें वो बता रहा था। ऑलराइट, उसके अलावा और क्या किया था हमने? इसकी लोगरिथम टर्म भी देखी थी, है ना, इसकी लोगरिथम फॉर्म भी देखी थी। और हमने क्या देखा था? इस ग्राफ को हटा दूं, आइए ये रिवाइज करा रही हूं मैं कि मैंने लास्ट क्लास में क्या कराया था, अभी मैं आगे कराऊंगी आप लोगों को। ठीक है, रिवाइज इसलिए कराती हूँ कि थोड़ा सा तुम्हें पता चल जाए, जो बिना बुक नोटबुक खोले आते हैं ना क्लास में, उनके लिए रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, तो हमने एल एन के वर्सेज 1/t के बीच में, याद करो, ग्राफ प्लॉट किया था। तो उसमें जो स्लोप था वो क्या था? माइनस ई ए बाय आर था। और इंटरसेप्ट क्या था मेरा बेटा? एल एन ए था। और एक हमने लोग के वर्सेज 1/t, ध्यान रखना बच्चे भूल जाते हैं, लोग के वर्सेज 1/t में जो होता है स्लोप वो माइनस ई ए बाय 2.303 आर होता है। और इंटरसेप्ट क्या होता है मेरा बेटा? लॉग ए होता है। ठीक है, और रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर कैसा इंक्रीज आता था? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। ऑलराइट, तो ये सब मैंने आपके साथ कल वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब मैं आपको पहले 2 क्वेश्चन करा देती हूँ, याद करो कल वाली क्लास में रह गए थे 2 क्वेश्चन, पहले वो करते हैं फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो ऑलराइट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्लीज पढ़ो। आपको दिया हुआ है 2 रिएक्शन है, R1 और R2। प्लीज जिसका आंसर अगर आ जाता है तो अपने तक ही रखो, आप मुझे बस ये बता दो कि मैम हो गया, है ना। 2 रिएक्शन है R1 एंड R2 जिसका आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, मतलब उन्होंने कह दिया कि जो A है वो क्या है? सेम है ना। लेकिन जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन R1 की, मान लेते हैं E1 है उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी R1 के लिए, एक्सीड कर रही है दैट ऑफ R2 बाय 10 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक्सीड करने का क्या मतलब है? EA2 प्लस 10 किलो जूल, यही मतलब होगा, बोलो। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. फिर वो बोल रहा है कि K1 K2 क्या है? रेट कांस्टेंट है। आपको टेम्परेचर, अच्छा इस टेम्परेचर पे बोली गई है बात, ये भी ठीक है। आपको निकालना क्या है मेरा बेटा? ln K2 बाय यहाँ पे K1 यहाँ पे निकालना है। ठीक है, सो करें, स्टार्ट करें। यस मैम। कैसे करें? आइए, सबसे पहले K1 क्या होगा? e रेज टू द पावर a e रेज टू द पावर माइनस E1 बाय RT, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, उन्होंने चेंज नहीं किया। A उन्होंने पहले ही बोल दिया आइडेंटिकल है। R वैसे ही गैस कांस्टेंट है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे वो होगी EA1। K2 क्या होगा?
A e raised to the power minus EA 2 by RT, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, ऑल राइट। तो अब इसको क्या करें, ln वाली फॉर्म में ले लेते हैं। तो ln K1 क्या हो जाएगा, ln A माइनस EA 1 by RT, और दूसरा क्या हो जाएगा ln K2 ln A माइनस EA 2 by RT। अब तुम क्या करोगे, K2 by K1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कर दो ln K2 माइनस K1। ठीक है, कर दो, Yes, करिए ma'am. और देखिए क्या आंसर आ रहा है। चलो सॉल्व करो इसको। कल मैंने बताया था 8.314 को तुम क्या ले सकते हो, 25/3 ले सकते हो, बोला था। ले Yes, लो ma'am. इसको 25/3, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इंटीजर बेस में हाँ जी बेटा, मैम वो तो किलो जूल में। कर दिया ना मैंने, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। ठीक, चलिए, तो ये 10⁻³ ऊपर ले जाओ, फिर आ गया होगा आंसर तुम लोगों का। ठीक है, तो ये किस पे गया, 40, Ma'am, 2 0 से yes. 2 0 गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 सी ऑप्शन, मैम बी ऑप्शन। 4 आ रहा है मैम। C option. अच्छा 3 से 3 भी गया, ठीक है, 4 आ जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा। ध्यान रखना मेरा बेटा, जो 8.314 की वैल्यू है ना 25/3, वो तुम कहाँ पे लेना, वो तुम MCQ में लेना। ठीक है, अगर तुमने इंटीजर बेस में लिया तो हो सकता है थोड़ा सा फिर वेरिएशन आ जाए, क्योंकि वहां पे फिर वो एक ही आंसर देते हैं, रेंज नहीं देते हैं वो क्वेश्चन में। समझ रहे हो आप मेरी बात, तो वहां पे फिर आपको वही लेके सॉल्व करना पड़ेगा, या हो सकता है कि एग्जामिनर ने ही वैल्यू दे रखी हो कि R की वैल्यू ये तुम्हें कंसिडर करनी रहेगी। ठीक है, चलिए आइए, जिसको क्लास से जाना भाई वो अभी जा सकते हो, पता नहीं क्या करने आते हो, देखने आते हैं कुछ बच्चे बस। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो, आपको बोला है एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है, लिखो। The fraction of molecules at 700 Kelvin having enough energy to react to form product is e raised to the power minus x। ठीक है, इस पे आ जाओ, अब मैं इस क्वेश्चन पे आ गई, अभी तक सी चल रहा है तुम लोगों का। आपको बताना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी जो होगी ज्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी से बराबर होगी, वो प्रोडक्ट बताएंगे, और वो कितना है, e raised to the power minus x। अपन ने क्या बोला था उसको, e raised to the power minus EA by RT था वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, या Yes, ma'am. ये e raised to the power minus Ma'am. x है, यानी कि कंपेयर कर दो, x इज इक्वल टू EA by RT। तो तुम्हें क्या निकाल के आना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें दे रखी है, इसको ना किस में चेंज कर लो, जूल में कर लो, क्योंकि R की वैल्यू जूल में, या फिर मर्जी है, यूनिट सेम करनी है लेकिन तुम्हें, जूल पर मोल। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो केल्विन से पर केल्विन गया, जूल पर मोल से जूल पर मोल गया। इसको अब आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके मेरे को बता दो कितना आ रहा है। एक बार ये वाला क्वेश्चन और रिपीट कर दो दोबारा, हाँ मैं कर देती हूँ बेटा। मैं कह रही हूँ एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें गिवन थी, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी गिवन थी, आपको बोला था फ्रैक्शन ऑफ मैम। 1 मॉलिक्यूल, आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है मैम मैम 13 14 13 13.9 13.9 14 13.9 आ रहा है। 13.9
मैम 14 हो गया राउंड ऑफ करके। पक्का इतना ही आ रहा है? श्योर? क्योंकि मेरे पास जो इसका आंसर Yes, लिखा वो ma'am. 4 है। मेरे पास जो इसका आंसर लिखा हुआ है वो 4 है। एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक, हो सकता है मेरे पास भी गलत लिखा हो। हाँ, मैं क्या कहती हूँ, एक बार क्वेश्चन सुन लो दोबारा से। एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई थी आप लोगों को, आपको बोला था कि वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास इनफ एनर्जी है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, और वो कितना है, e रेज़ टू द पावर -x, राइट। तो e रेज़ टू द पावर -EA/RT अपना क्या होता था, जिसने पूछा था अभी, पीर बख्श ने पूछा था क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। हमारे लिए तो ये था, और इनके लिए क्या है, e रेज़ टू द पावर -x है। ऑलराइट, तो आपको मैम x 14 निकालना ही है। आ रहा 14 आ रहा है क्या? फिर मेरे पास गलत लिखा हुआ। यस मैम। दूसरे बैच वाले बच्चे ऐसे हैं, आ मैंने रहा है मैम। कहा कि 4 लिखा और वो मान गए 4 ही है। उन्हें ठीक कराना पड़ेगा मेरे को। चलो ठीक है, निकालते नहीं है मतलब वो, है ना, ये पता चलता है। चलो 14 है ना, तो इसको 14 यहाँ पे कर लो। चले आगे चले। यस मैम। चलो, तो अब हम आगे चलते हैं। 14 है ना, ठीक है बेटा। अब आगे हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। तो आपकी आरएनएस इक्वेशन ये थी, K इज इक्वल टू A e रेज़ टू द पावर -EA/RT, ये था। अब ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें चीजें बता रही हूँ। इस केस में बेटा क्या करना है, तुम्हें एक एजम्पशन करनी पड़ेगी। एज्यूम क्या करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा आरएनएस फैक्टर है ना A, और जो तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी हो रहा है वो टेम्परेचर के साथ कुछ खास चेंज नहीं हो रहा है। ये तुम्हें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। फिर से सुनो क्या बोल रही हूँ मैं। यहाँ वाले केस में आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी और आपका आरएनएस फैक्टर दैट इज योर A, वो टेम्परेचर के साथ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। ये होगा चेंज आरएनएस फैक्टर, क्योंकि ये रेट ऑफ कोलिजन बताता है ना, कोलिजन कितना हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन भी बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। और फिर ए भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं कि बढ़ रहा होगा, लेकिन वो उस चेंज को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, नेग्लिजिबल चेंज कर लेते हैं। देखो कई बार हम जब डेरिवेशन करते हैं तो कुछ चीजें हम एज्यूम करके चलते हैं, तो आपको इसमें ये चेंज मतलब ये एज्यूम यहाँ पे करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी मैंने बोल दिया चेंज नहीं हो रही है टेम्परेचर के साथ, और मैंने बोल दिया आरएनएस फैक्टर भी नहीं हो रहा, आर वैसे ही कांस्टेंट है। तो यानी कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फिर टेम्परेचर पे कौन डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट? बोलो हाँ या ना। रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, है ना। तो यानी कि मैं क्या बोलूंगी, अगर मेरा टेम्परेचर T1 है तो मेरा रेट कांस्टेंट क्या होगा, K1। और अगर मेरा टेम्परेचर T2 है तो मेरा रेट कांस्टेंट क्या होगा मेरा बेटा, K2। ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर T1 पे मेरे को लिखना हो तो मैं ये लिखूंगी, कलर चेंज कर देती हूँ। तुम्हें ब्लू दिखता है साफ कलर? यस मैम। यस मैम। K1 इज इक्वल टू A e रेज़ टू द पावर -EA/RT1 लिखूंगी, बोलो। यस मैम। और क्या लिखूंगी, टेम्परेचर T2 पे लिखूंगी K2 इज इक्वल टू A e रेज़ टू द पावर -EA/RT2 लिखूंगी। यस मैम। चलिए, तो अब क्या कर रहा है, ln ले लीजिए। ln लोगे तो क्या होगा, ln K1 इज इक्वल टू A e रेज़ टू द पावर, ln ले रहे हो ना, ln A माइनस EA/RT1, और ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA/RT2। मैं इसलिए बोल बोल के बोल रही हूँ ताकि तुम्हें पता चलता जाए हो क्या रहे हैं यहाँ पे चीजें। ठीक है। अब क्या करूंगी मैं, माइनस कर दूं ln K2 वाले इस इक्वेशन को माइनस कर देती हूँ इसमें से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ln K2 माइनस ln K1, ये तो हट जाएगा ln A, तो क्या हो जाएगा माइनस EA/R 1/T2 माइनस 1/T1 हो जाएगा। ध्यान से देखना एक बार, हो जाएगा मैम। यस देख लो। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। ध्यान रखना T2 इज ग्रेटर देन T1। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर देखो, तो ln K2/K1 ऐसे लिख दू, माइनस
EA by R 1 by T2 minus 1 by T1, ये था, देखो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा, अगर तुम्हें मान लो ये पॉजिटिव चाहिए ना, मैंने बाहर माइनस लगाया, तो तुम लोग क्या करोगे, फिर अंदर क्या ले लोगे, 1 by T1 minus 1 by T2 ले लोगे। क्लियर है, मैं लिख देती हूँ, ln K2 by K1 is equal to EA by R 1 by T1 minus 1 by T2। यस मैम। अच्छा, यस मैम। अब इसको लोग में लेके जाओ, ln क्या होता है, 2.303 लोग, 2.303 log। ठीक है, तो log K2 by K1 EA by R 1 by T1 minus 1 by T2। अब आप 2.303 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा, ये बोलो, यानी कि Yes, ma'am. टेम्परेचर T1 Yes, और ma'am. T2 पे हमारे पास रिलेशन आ गया K2 K1 और T1 T2 का। यहाँ पे K2 पता चल गया, K2 क्या है, रेट कांस्टेंट, लिख देती हूँ मैं, K2 क्या है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। T2 केल्विन, ध्यान रखना केल्विन में चेंज करना पड़ेगा अगर टेम्परेचर तुम्हारा सेल्सियस में दिया है। K1 क्या है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 केल्विन पे, और EA आप सभी को पता है क्या है मेरा बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को, हाँ बेटा, मैम हमें ना एक और स्टेप लिखाया था मैम, इसके वाला, वो ना जिसे आपने T1 by T1 minus 1 by T2 लिखा है ना मैम, इसके नीचे ना मैम हमारी मैम ने लिखाया था मैम, इनको बटरफ्लाई मल्टीप्लाई करके ना मैम T2 minus T1 upon T1 T2 मैम, हाँ, वैसे भी कर सकते। वो तो अंडरस्टूड है ना मेरा बेटा। जब यहाँ पे आप टेम्परेचर लिख के सॉल्व करोगे तो सॉल्व तो वैसे ही करोगे ना, नीचे T2 minus T1 by T1 T2। मतलब मैम मुझे लगा भी शायद इतना ही करना है। नहीं, आगे उसको फर्दर करोगे तो T2 minus T1 T1 T2 हो जाएगा, यू डोंट नीड टू राइट, है ना। हाँ, एलसीएम ले लेना, है ना, ठीक है। ओके मैम, चलिए आगे चलूं। यस Yes, मैम, ma'am. यस मैम, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं मेरा बेटा। ओके, बस इतना हो गया ये, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर। ये देखो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन। इससे पहले एक और चीज ऐड कर लो, यहाँ पे मेरा स्किप हो गया। देखो, एक चीज और ऐड कर लो, क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने, log K2 by K1 EA by R EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा T2 क्या है, ग्रेटर देन है ना T1 से, यानी Yes, कि ये ma'am. पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शंस की बेसिकली बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट को क्या चाहिए होता है, एक एनर्जी चाहिए होती है टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, बोलो हाँ या ना। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, हाँ या ना, जवाब दीजिए मेरे को, होगी कि नहीं होगी। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 से ज्यादा है तो एक बात बताओ, ये चीज मेरी पॉजिटिव, ये चीज मेरी पॉजिटिव, यस और नो। तो मेरा Yes, ma'am. K2 by K1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा मैम। तो K2 by K1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि K2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, K2 ग्रेटर देन K1 हो जाएगा। यानी कि जब टेम्परेचर T2 मेरा ग्रेटर देन है T1 पे, तो मेरा K2 भी ग्रेटर देन है K1 पे। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यही मतलब है इसका। यस मैम। यस तो मैम। ये एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो आप। कर लिया, मेरे को कंफर्म कर देना, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है,
यस मैम। Yes, ma'am. यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से होगा क्या मेरा बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से आपके कोलिजन बढ़ रहा है, और आपके जो गैसियस मॉलिक्यूल है टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली वो बढ़ रही है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी जब एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगी तो आपका जो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. चलिए ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो एक बार ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2019 का सवाल है ये। वैसे आपको प्लॉट दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है ln k वर्सेस 1/t, ठीक है। अप्रोच तुम लोग बताओगे, स्लोप आपको दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट आपको इस टेम्परेचर पे 400 केल्विन टेम्परेचर पे जो आपको क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, वो इतना दिया हुआ है, ठीक है। आपको रेट कांस्टेंट बताना है T2 पे, समझे। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो मेरे को हैंड रेस करके बताओ, कोई ऐसे नहीं बोलेगा, हैंड रेस करके बताओ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। वेरी गुड फीडबॉक्स। बाकी अभिषेक क्या होनी चाहिए अप्रोच। एबीडी है क्या क्लास में, धनंजय? क्लास में। ओके, हाँ सोचो। हैंड रेज कीजिए प्लीज। फॉर्मूला तो बता दो क्या लगेगा अनुज, फॉर्मूला क्या लगेगा? मैम पहले यहाँ ग्राफ की स्लोप से हम पहले EA निकालेंगे और फिर आगे वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, log K2/K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 वाला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस यही पता करना था तुम लोगों को। पहले यहाँ से स्लोप निकालो, स्लोप क्या होगा, माइनस EA/R। कितना स्लोप यही होता है ना ln k वर्सेस 1/t, कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो EA क्या हो जाएगा 4606 इंटू R, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, कर दो, ठीक है। log K2/K1 EA बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। वैल्यू पुट कर लो। ओके, तो आपको ये कितना दिया हुआ है, K2 तो निकालना है मेरा बेटा, K1 दिया हुआ है 10⁻⁻5, ठीक है जी। EA कितना है 4606 R, ये कितना है 2.303 R, ऑल राइट। T2 कितना है 500, T1 है 400, तो 500 माइनस 400 ऊपर 100 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। तो अब Yes, देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे R से R गया मैम, बिल्कुल मैम 10/3 आ जाएगा। ठीक है। R से R गया, 2 0 से यहाँ पे 2 0 आपकी गई, ठीक है। यहाँ से 3 0 ऊपर चली जाएंगी तो ये भी कैंसिल आउट हो गई। तो ये 4606 R कैसे आया? स्लोप निकाला ना, स्लोप दिया हुआ है ना तुम्हें। माइनस EA/R क्या हो जाएगा, -4606 हो गया ना, फिर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे चला जाएगा, 2 से 2 गया और एक 10 बचेगा ऊपर, राइट। तो बस कर दो इसको। तो बेसिकली तुम्हारे पास log K2 बाय, ओके यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बचेगा ना, सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा ये। ए ऑप्शन। तो K2 बाय 10⁻⁻5 क्या आ जाएगा 10 की पावर 1 यानी कि 10, तो K2 आ जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻4। Yes, ma'am. देखो आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, चेक करो कुछ और तो नहीं आ रहा है। सारा का सारा कैंसिल आउट हो रहा है बेटा वो, ठीक है। आदित्य नहीं हो रहा तो निकाल बेटा, सॉल्व करो इसको। मेरी कैलकुलेशन मत देखो, वो गचड़ पचड़ दिखेगा तुम्हें, अपना करो फटाफट, कैंसिल हो जाएगा उसमें सारा। सारी 0 से 0 हट गई और 2 पे कट गया वो,
ठीक है, तो log k2 by 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो k2 by 10⁻⁻5 क्या आ जाएगा, 10 की पावर 1 यानी कि 10 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 8। बच्चों आप लोग ना बहुत ही ज्यादा 65 बच्चे हैं, बट आप लोगों का ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, आधी से ज्यादा क्लास का ध्यान नहीं है। पता नहीं आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जे मतलब क्वेश्चंस इजी होंगे, वैसे तो ये आसान ही था। आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर कुछ करना है तो आगे सोच रखा है कि जेई करना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को सुनना पड़ेगा ध्यान से, क्लास में आके बैठ जाने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। अब ये लोग की वैल्यू जो इसने दी हुई है ना वही यूज करना फिर आप। रिधिमा क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? मैम क्या बोला आपने? फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा यहाँ? मैम ln k2 by k1 equal to EA upon R1 into 1 upon T1 minus 1 upon T2। ठीक, यही लगेगा। Yes, ऑलराइट, ma'am. आपको कितना दिया हुआ है, k2 कितना दिया हुआ है, 0.05 दिया हुआ है और k1 दिया हुआ है 0.03 दिया हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें निकालना है, R की वैल्यू उसने बोला 8.3 ले लो, और टेम्परेचर देखो कितना है, T2 है 300 और T1 है 200, तो ये कितना हो जाएगा, सो बाय नीचे क्या हो जाएगा 60,000। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ln 5/3 हो जाएगा, है ना, ln 5/3 हो जाएगा। अब ln को log में चेंज कर लें, क्योंकि ln 5 की वैल्यू इन्होंने दे नहीं रखी। और ln क्या होता है, ln क्या होता है बोलो। लॉग में नहीं चेंज कर सकते। 0.303 log। हाँ, उन्होंने ln 10 की और log 5 की वैल्यू दे रखी है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपको ln मैम, को log log में में change चेंज कर कर लेते लो, तो यहाँ पे आप 2.3 लेना, ठीक है, 2.3 लेना log 5/3, और इसको मैं नीचे ही ले आती हूँ डायरेक्ट, EA बाय 2.3 इंटू 8.3। सोल्व हो जाएगा क्या ये, एक बार बताओ सोल्व करके मेरे को कितना आ रहा है आंसर। log 5 माइनस log 3 कर देना, 0.70 माइनस 0.48, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा। मैम 2.3 2.303 से करा है तो 2523 आ रहा है कुछ। तो आपने किससे किया, 2.303 से या 2.3 से? 2.3 से नहीं करा, 2.303 से करा। अच्छा, एक बार 2.3 से करके बताओ मेरे को, क्योंकि उसने स्पेशली बोला है ना, तो पक्का कुछ वेरिएशन आएगा, नहीं तो फिर। मैम हाँ जी बेटा। मैम 0.506 आ रहा है मैम। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बेटा, इतनी तो नहीं आएगी, कम। नहीं मैम, इन दोनों को मैम 2.3 इंटू 0.70 माइनस 0.48 से मैम। हाँ, आप पूरा सोल्व करो ना बेटा, पूरा सोल्व Okay. करो, कितना आ रहा है, 2520 आना चाहिए आंसर। मैम मैम 1900 आ गया, 2519 आ रहा है। मैम 23। 2319 लेकिन जो एनटीएन आंसर दिया था इसका 2520 था। अब तुमने कोई अप्रोक्सीमेशन लिया है क्या? नहीं मैम। देखो किसी का आ रहा है क्या, आना चाहिए, क्योंकि कल के Yes, बैच में ma'am. आ रहा था बच्चों का 2520। Yes, ma'am. आ रहा है 2520 Yes, ma'am. 2520।
ओके, यस मैम। तो बाकियों का अलग कैलकुलेटर चल रहा है क्या? मैम आ गया मैम 2519 आ रहा है। 88 आ रहा है ना मैम, वो नियरेस्ट तो वही आ जाएगा, 0.88 भी आ रहा है। ठीक है, आपको नियरेस्ट इंटीजर लिखना है, ठीक है, हो जाएगा। यस इसको मैम। ऐसे करना है सॉल्व। यस और मैम। ओके मैम। चलिए, जिसका नहीं हुआ एक बार कैलकुलेशन कर लेना। मैम आ गया, वो मैंने 2.303 ले लिया था। हाँ, तो वो उसने दिया होगा ना 2.3, तो वो करना। तभी मैं कह रही हूँ कि जो ये इंटीजर वाले सवाल अब देखने को तो ये आसान है, लेकिन देखना बहुत सारे बच्चों का ये गड़बड़बाजी हुई होगी, तो थोड़ा सा इंटीजर में ध्यान से देखना। वैसे भी 5 ही क्वेश्चन आने इंटीजर में, पहले तो 10 में से 5 करने होते थे, अब वो भी चॉइस हट गई है ना, तो 5 ही करने होंगे आप लोगों का। शुभम 2520 कह तो रही हूँ बेटा, ठीक है। चलिए आइए, 3576 अलग ही जा रहा है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आइए, आपको क्या बोला है, रेट कांस्टेंट। बेटा चेक कर लेना, हाँ 2519 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो नियरेस्ट इंटीजर आपका 2520 आ जाएगा बेटा। रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इंक्रीज बाय 5 टाइम्स ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। बेटा माइक म्यूट करिए। जब आपका टेम्परेचर 27 से 52 डिग्री हो गया, तो आपका जो रेट कांस्टेंट है वो कितने से बढ़ गया बेटा, 5 टाइम्स। या मैं बोल सकती हूँ K2 हो गया 5 टाइम्स ऑफ K1। बोलो। यस मैम। यस ठीक है, मैम। टेम्परेचर को आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, केल्विन में, तो ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा 325। 325। 125। ठीक है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है किलो जूल में, यानी कि जो आर की वैल्यू लोगे अब आपको किलो जूल में लेनी है। अब ये भी इंटीजर बेस्ड सवाल था, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाइए सारे बच्चे। E by 2.303 R 1 by मैम T1 log 5 की क्या वैल्यू होती है? 0.7। 0.7 ले लो, ठीक है, तो log 5 आ जाएगा ये। E by 2.303 इंटू 8.314। तुम्हारे लिए जब तुम इसको सोल्व करोगे याद भी रख लो, क्योंकि काफी जगह यूज होगा ये 2.303 इंटू 8.314, 19.1 आती है इसकी वैल्यू। 19 आप ले लो आराम से। 1/300 माइनस 1/325। अब इसको आपको सोल्व करना रहेगा बेटा, करो इसको। अभी 90 किसने दिया? मैं कह रही हूँ 19, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ना 2.303 को 8.314 को, 19 आता है आंसर। मैम 6 है आंसर। 6 तो नहीं है बेटा, किलो जूल में निकाला क्या, इसको वो कर देना, किलो जूल में चेंज कर देना। यस मैम। मैम किलो जूल में ही बताया। 6 तो नहीं आएगा बेटा। एक बार चेक करो, 52 आएगा आंसर। मैम आ गया, 52 आ गया। आ गया? यस मैम। यस मैम। 52 बाकी एक बार कर लो। यस मैम 52 आ गया। आ गया मैम। ये आज कहाँ पे है, एबीडी आज पक्का टेस्ट की तैयारी कर रहा है क्लास ज्वाइन करके, हैं कहाँ पे है बेटा? यहीं पर हूँ, यहीं पर हूँ। एक तुम्हारी आवाज और एक पीर बख्श की आवाज, दोनों की आवाज सेम लगती है, तो जब मेरा ध्यान पढ़ाने में होता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, तो पता नहीं कौन ही पूछ रहा होता है। मैम कम बैक करेगा। पावन पावन रेगुलर रहे बेटा, है ना। चलिए, आ रहा है क्या 52 लिख दूं फिर? यस यस मैम मैम। आ गया। आ गया मैम। यस मैम 52 ही यार। ऑल राइट, ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन आया है तुम्हारे 2025 में, है ना। असाइनमेंट एक दूंगी ना, और 2 असाइनमेंट तुम्हें और मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स के, 6 ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, 2 और मिलेंगे। उसमें क्या था क्वेश्चन, मैं बता देती हूँ। जो 25 में आया था उसमें सिर्फ ये था कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, लिखा हुआ था डबल। तो अगर डबल लिखा हुआ है तो मतलब क्या लोगे, K2/K1 2 लोगे। ट्रिपल बोला हुआ है तो क्या लोगे 3। क्वाड्रोपोल बोला हुआ है तो क्या लोगे 4। तो वो जेई वाला यहाँ तक गया हुआ है, क्वाड्रोपोल तक, आगे नहीं गया हुआ। ठीक है,
यस मैम। ठीक है, मतलब Yes, ma'am. ये जो वर्ड्स बोल रहा हूँ ना मैं, डबल ट्रिपल, तो वो क्वाड्रुपल तक गया, बाकी वो दे सकता है 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो ये जो वर्ड्स है उनको आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए अब बच्चों एक ग्राफ हम देख लेते हैं। हालांकि ये ग्राफ तुम उसमें पढ़ते थे स्टेट्स ऑफ मैटर में पहले बार, हालांकि वो चैप्टर जेई मेंस में तो नहीं है, ना ही स्कूल के एग्जाम में था। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैक्सवेल ने कर्व दिया था ना, जैसे अभी मैंने तुम्हें एक चीज बोली कि टेम्परेचर बढ़ने से आपका रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, है ना, आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो वो चीज सेम आप इस कर्व के साथ भी समझ सकते हो। ठीक है, तो जो ये बेसिकली कर्व है ये किसके बीच में प्लॉट किया गया है मेरा बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये पेपर में नहीं पूछेंगे तुमसे, बट एक बार देख लो, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी बना हुआ है ग्राफ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ये ग्राफ प्लॉट है किया हुआ। ठीक है, अच्छा अब ये ग्राफ का मतलब क्या है, ऐसे क्यों ग्राफ आ रहा है, देखो बेटा जो ये वाला ग्राफ है वो प्लॉट किया गया था किसी टेम्परेचर T1 पे, और ये प्लॉट किया था टेम्परेचर T2 पे, और T2 जो है हम मान के यहाँ पे चल रहे, T2 जो है बेसिकली T1 से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे T2 क्या है, T1 से ज्यादा होगा। और एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो क्या मेरा बेटा, जब टेम्परेचर T1 से T2 गया तो जो मेरा ग्राफ है वो थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा सा ब्रोडन हो रहा है, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना, और आपको मैंने बताया था, बहुत आसान है, आपको मैंने बताया था अगर तुम्हारे पास मान लो 1000 मॉलिक्यूल है, क्या वो 1000 के 1000 प्रोडक्ट में चेंज होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 1000 मॉलिक्यूल है तो लेट से मान लो उसमें से कुछ 300 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका क्या हो रहा है, जिनके पास जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के या तो बराबर है या फिर उससे कम है। ठीक है, या तो ज्यादा है या कम है या फिर ज्यादा है, तो ये चीजें हो सकती हैं। तो अगर मेरा बेटा आप 1000 मॉलिक्यूल लेट से मैं बात करूं तो उसमें 200 से 300 मॉलिक्यूल ऐसे मिलेंगे कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा, और वही क्या होंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, मैं मान लेती हूँ बेटा ये वो वाला पॉइंट है, इधर देखो ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी वाला मैं ये पॉइंट कंसीडर कर लेती हूँ, मतलब इसके बाद वाले जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऑब्वियस सी बात है एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, यस और नो, और वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, हाँ या ना? Yes, ma'am. अच्छा, तो अगर मैं मेरा बेटा टेम्परेचर T1 की बात करती हूँ तो ये वाले जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिसको मैं व्हाइट कलर से शेड कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, और इसको मैं नाम दे देती हूँ ABCD। बोलो। Yes, ma'am. ऑलराइट अच्छा, अब अगर मैं बात करूं टेम्परेचर T2 पे, तो टेम्परेचर T2 पे मेरा कौन सा एरिया है, ये वाला देखना, ये वाला सारा, ये वाला, बोलो। और इसको Yes, मैं नाम दे देती हूँ E और F नाम दे देती हूँ, क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. तो मैं बोल सकती हूँ क्या एट टेम्परेचर T1 जो मेरे पास ABCD है एरिया, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एरिया में जो मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, प्रोडक्ट में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं T2 पे, एरिया बताओ कौन सा है, AEFD, इस एरिया में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। Yes, ma'am. ठीक है, तो यानी कि तुम्हें क्या दिख रहा है, चल क्यों मेरा पेन, यानी कि तुम्हें क्या दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो मेरे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा हो गए हैं जो कि कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, यानी कि रेट क्या हो जाएगा मेरा, इंक्रीज हो जाएगा, यस और नो? Yes, यानी ma'am. कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बस यही पढ़ना था आपको, यही तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि कहने का बस ये इसलिए करवाया मैंने
क्योंकि जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो दिया था उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग भी आप ये वाली चीज बता सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेट भी, बेटा माइक म्यूट कर लो, बढ़ रहा है। किसका माइक अनम्यूट है जी? ठीक है, अच्छा एक बार फटाफट पन्ने पलटो और जिसको कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे चलूंगी। मैम हाँ जी, मैम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैम एक बार दोबारा समझाना। कहाँ थे आप बेटा? मैम समझ आया थोड़ा है, लेकिन मैम एक बार दोबारा समझाना। देखो, इसमें मैं ये कह रही थी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, देखो जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये वाला कर्व दिख रहा है आपको, ग्रीन वाला, है ना? यस मैम। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, देखो जो कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं वो ज्यादा है ना, जो मैंने ब्लू वाले कलर से शेड किया हुआ है। और अगर मैं T1 की बात करूं मेरा बेटा, T1 टेम्परेचर पे जो सिर्फ मैंने व्हाइट से शेड कर रखा है वही वाले मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में। यानी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हो क्या रहा है, आपका जो मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है ना? और उनकी काइनेटिक एनर्जी अगर एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो रही है, जो कि होगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो आपका वो क्या होगा, रेट इंक्रीज होगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। बस यही दिखा रहा है ये कर, ठीक है जी? ओके मैम, थैंक यू। चलिए आगे है बेटा, माइक म्यूट कीजिए, किसका अनम्यूट है, फिर मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। हेडिंग डालिए, रिवर्सिबल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी। मैम ये क्या बता रहे हो? अब दोबारा एक्टिवेशन एनर्जी आ गई है। देखिए अब मैं बात करूंगी रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब समझते हो कि अगर मान लो मैं रिएक्टेंट ले रही हूँ, वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो प्रोडक्ट भी मेरा किस में हो सकता है चेंज, रिएक्टेंट। यानी कि मैं कोई Reactants में। ऐसी रिएक्शन कंसिडर करूंगी कि जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही हो और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही हो। ठीक है जी, चलिए। अच्छा अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो उसके लिए मैं यहाँ पे KF कंसीडर कर रही हूँ, अभी लिखवा दूंगी। KF क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, EAF होगी, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर मैं बैकवर्ड की बात करूं तो KB यूज करेंगे। KB इज व्हाट, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी मेरा बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है और इसकी एंथैल्पी चेंज मान लो x है, तो प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट में जाएगा तो उसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, -x हो जाएगी। क्या मैं इसको ग्राफ के थ्रू समझा पाऊंगी? आइए, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे कौन सा लूं, एक काम करते हैं, एक्सोथर्मिक का केस ले लो, जिसमें जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो आप ज्यादा दिखाएंगे और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या दिखाएंगे, आप कम दिखाएंगे। तो यही वाला ग्राफ होगा, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। ठीक है, ऑलराइट। और ये क्या था हमारा, डेल्टा एच। यस मैम। अब देखिए मेरा बेटा, अब क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो वो फॉरवर्ड में भी जा सकती है, बैकवर्ड में भी आ सकती है। अगर मान लो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है तो उसको कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, इतनी। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, ये फॉरवर्ड बोलो। यस मैम। और अगर उसको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाना है तो कितनी चाहिए होगी, ये वाली, देखो एक बार। और इसको मैं क्या नाम दूंगी, ये बैकवर्ड। ये बैकवर्ड दूंगी, बोलो। यस मैम। मैम इधर ये K स्मॉल है या K स्मॉल, कैपिटल? स्मॉल है मेरा बेटा, मैं लिखवा भी देती हूँ अभी, K स्मॉल है, मैं लिखवा देती हूँ अभी। ठीक है, तो मेरा डेल्टा H क्या हो जाएगा, मैं लिख सकती हूँ ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। यस और नो, बोलो। यस मैम।
यस मैम। मैम ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक्सोथर्मिक के केस में डेल्टा एच क्या आता है? लेस देन जीरो ना, तो लेस देन जीरो ही आएगा, क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भेजने के लिए, वो ज्यादा है। अगर वो ज्यादा है तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, और मैं ऊपर एक बार लिखवा देती हूँ के एफ, और उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। के एफ क्या है मेरा बेटा? लिखो, स्मॉल के, ये स्मॉल के, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, और के बी क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। बेटा माइक म्यूट करिए प्लीज, जिसका भी ऑन है। हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आई, अब क्योंकि मेरा बेटा मैंने कुछ वर्ड्स आपको बोले हैं, के एफ, के बी, आपको बोला है ई एफ, बोला है ई ए बी, बोला है, तो एक बात बताओ, हमारे पास जो अरेनियस इक्वेशन थी वो ये थी, के इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। बोलो। यस मैम। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि अब मैं के एफ के बी बोल रही हूँ, है ना, ई एफ ई ए बी बोल रही हूँ। ठीक है, तो अगर मेरा बेटा मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बोलूं, ध्यान रखना सेम टेम्परेचर पे ही हो रही है बात, कहानी, तो अगर मैं के एफ लिखूं, के एफ क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? ए एफ हो जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस ई एफ बाय आर टी हो जाएगा। कंफर्म कीजिए मेरे को सारे बच्चे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसको मैं एल एन की फॉर्म में लिख लेती हूँ, तो एल एन के एफ इज इक्वल टू एल एन ए एफ माइनस ई एफ बाय आर टी। यस मैम। ये एडवांस के लिए है, ठीक है, जेई मेंस में ज्यादा पूछा नहीं गया इससे। ठीक है, फिर उसके बाद एल एन के बी क्या हो जाएगा? एल एन ए बी, है ना, और ई ए बी बाय आर टी। बोलो। यस मैम। अब मैं क्या करती हूँ? माइनस कर देती हूँ, एल एन के एफ माइनस एल एन के बी, हाँ मैम, एल एन ए एफ माइनस एल एन ए बी, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ई एफ प्लस ई ए बी बाय आर टी। देखो, सोचो, ऐसी करूंगी ना, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखो जी, हो भी गया। तो इसको क्या लिख सकती हूँ? एल एन के एफ बाय के बी लिख दू, और इसको एल एन ए एफ बाय ए बी बोल दू, यस मैम। और ये क्या लिखूं? ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड बाय आर टी। कंफर्म कीजिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैं इसको एक नाम दे रही हूँ। यहाँ पे जो के एफ बाई के बी है ना, विच इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, इसको हम क्या लिखूंगी? इसको मैं नाम दूंगी के इक्विलिब्रियम। ये वैसे इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी तुम लोगों को बताया जाता है, और यहाँ पे बताया जाता है जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होता। इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। ठीक है, और ऐसे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? एल एन ए इक्विलिब्रियम लिख सकती हूँ। और एक बात बताओ, डेल्टा एच क्या था मेरे पास? इधर आओ, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। ये क्या है? ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस। तो यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है मेरा बेटा यहाँ पे, कि के इक्विलिब्रियम क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट, ये कैपिटल है, ये स्मॉल के है, के एफ बाय के बी, और ए इक्विलिब्रियम क्या है? ए एफ बाय ए बी। ठीक है, मैम के इक्विलिब्रियम के हम कैपिटल का यूज करेंगे?
रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है ना, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आप के इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हो मेरा बेटा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो, है ना? मैम यहाँ तो पे कैपिटल के है। हाँ हाँ हाँ, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, अगर कंफ्यूजन हो रही लिख लो तुम लोग। कैपिटल के इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है? यस मैम। कंफ्यूज नहीं होना, होते हैं बच्चे कंफ्यूज, ठीक है? और ये स्मॉल के एफ और के बी क्या है मैंने ऑलरेडी तुम्हें लिखवा दिया है। तो के इक्विलिब्रियम जैसे हम लिखते हैं ना प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर मैं के एफ और के बी आप लोगों को बता दूं और आपको आ जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दो, तो क्या करोगे तुम? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आप क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए हेडिंग डालिए बेटा नेक्स्ट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको मैं म्यू से दिखाती हूँ, म्यू से हेडिंग डालिए। टेम्परेचर बहुत आसान सा टॉपिक है, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए। देखो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि मैम टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, ठीक है? अब बेसिकली होता क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर 10 डिग्री से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो रेट होता है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। 10 डिग्री से होता है ना? यस, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री से राइज कर रहे हैं तो मतलब रेट क्या देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ऑलराइट, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? लिख कैसे सकते? देखो इसको क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यानी कि इसको हम लिखते कैसे हैं, आप रेट कांस्टेंट की टर्म्स में भी लिख सकते हो, इसको रेट की टर्म्स में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, रिमेंबर फर्स्ट क्लास, और रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देख रहे हो, ऐसे। इसका मतलब समझे? अगर मैं बोल रही हूँ 35 डिग्री टेम्परेचर है तो T 35 हो जाएगा और T + 10 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 45 हो जाएगा। बोलो। यस मैम। ठीक है। और जो म्यू की वैल्यू आती है वो कितनी आती है तुम्हारी, 2 से 3 के बीच में आती है। कितनी आती है? 2 और 3 के बीच में। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और 2 या 3 के बीच में आती है। अगर पेपर में मेंशन नहीं है लिख लो, इफ वैल्यू ऑफ यूज करें वो बता देने को। हाँ जी मेरा बेटा फिर से बोलो। मैम जी यहाँ पे टर्म्स यूज करिए वो एक बार बता दें। इफ वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज नॉट गिवन इन द एग्जाम, लिख लो, देन टेक म्यू इज इक्वल टू, ठीक है? लिख लो पहले फिर बताते। देखो यहाँ पे क्या टर्म है मेरा बेटा, के क्या है तुम्हारा, रेट कांस्टेंट है पीर बख्श, ठीक है? और आर क्या है तुम्हारा, रेट है। T + 10 का मतलब क्या है, T + 10 का मतलब क्या है, और T का मतलब क्या है? अगर मान लो मैं टेम्परेचर ले रही हूँ 35 तो T + 10 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 45, ठीक है? हम आर यहाँ पे रेट है। हाँ लिख दूं क्या? लो लिख लेना जरूर, पता चले तुम 3 महीने बाद उठाओ इस चैप्टर को तो देखो कि मैम ये रेट कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान से, वैसे 3 महीने बाद तो नहीं उठाना, 22 जून को पेपर है, इसका टेस्ट है इस वाले उसका चैप्टर का, 22 जून को। अच्छे से पढ़ना है तुम लोगों को, ठीक है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिटेल में करा दिया ना, तो फिर मैं रिवीजन क्लास नहीं लूंगी बेटा इसकी, ठीक है? क्योंकि डीपीपीज अपनी करते रहना कंप्लीट, है ना? क्योंकि अभी तो मेजर टेस्ट की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। ऑलराइट, आइए इधर,
अगर मान लो लेट्स से मैं टेम्परेचर क्या ले रही हूँ यहाँ पे 35 ले रही हूँ, तो नीचे क्या हो जाएगा 25, ठीक है। यस मैम। ऑल राइट, तो ये किसके बराबर है, म्यू के बराबर है ना, यस और नो। Yes, ma'am. यस मैम। टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 10 का आ रहा है, 10। ठीक है। अब मैम एक बार अगर मान स्लाइड लो, पीछे करना। हाँ ये लो, मैम ये टी में +10 है। हाँ टी में +10 है, टेम्परेचर 10 डिग्री से कर रहे हो ना चेंज, ठीक है, टी +10। ओके मैम। अच्छा, अगर मान लो मेरा बेटा यहाँ पे मैं 45 ले लूं और यहाँ पे 35 ले लूं, ठीक है, ये म्यू के बराबर है, तो R45 क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखना इधर, म्यू इंटू R35 हो जाएगा। हो जाएगा मैम। और पहले वाले से निकाल के देखो, R35 कितना था तुम्हारा, म्यू इंटू 25 था, तो इसको यहाँ पुट कर दूं, देखना एक बार इसको, देखना R45 क्या हो जाएगा, म्यू इंटू 25, यानी कि मैम R25 होगा ना। हाँ हाँ, तो मैंने क्या लिखा, नहीं मैम अच्छा यहाँ सिर्फ पे बोल 25। रहे हो, अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो, हाँ लिख लो R25, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर R25 हो जाएगा। यस हेलो, मैम। यस यहाँ पे मैम। टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है 45 25 में, कितने का है, 20। यस मैम 20। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे क्या होता जाएगा, रेट भी बढ़ता जाएगा। तो अब पे म्यू स्क्वायर है, फिर आगे क्या आ जाएगा, म्यू 4 आ जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। तो एक चीज अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो लिख दोगे तुम, लिखो T+10 RT, या यहाँ पे डेल्टा T लिख लो, या K की टर्म्स में लिख लो T+ΔT बाय KT, KT इज इक्वल टू म्यू रेज टू द पावर डेल्टा T/10। देखो डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। ये एक फॉर्मूला लिख लो फटाफट, लिख लिया। अब इसको देखो यूज कैसे करना है, यूज कैसे करना है तब समझ में आएगा, पहले लिख लो इसको। आई होप लिख लिया हो, लिख लो, मैं पानी पी लूं। चलूं? यस मैम। Ma'am. देखो ये क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से ना इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते नहीं है ज्यादा, ये नहीं आते ही नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं देखे गए। तो यहाँ पे देखो वो क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर वो कह रहे हैं 50 डिग्री से राइज होता है, यानी कि चेंज कितना है 50, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताना है आपको कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अपना क्या था बताओ, क्या हो जाएगा, देखो R2/R1, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ गया R2, पहले वाला R1, म्यू रेज टू द पावर डेल्टा T/10 होता है, बोलो, तो R2/R1 क्या हो जाएगा, म्यू चेंज कितना टेम्परेचर में 50 अब upon म्यू की वैल्यू तुम्हें कुछ दे नहीं रखी, तो क्या लोगे आप, 2 लोगे, Two. वैसे बोल भी रखा है डबल हो जाता है रेट, तो R2 क्या हो जाएगा, R1 इंटू 2 की पावर 5, यानी कि R2 हो जाएगा 32 टाइम्स ऑफ 32। पहले वाला। ऐसे भी कर सकते हो, 10 से 20 डिग्री बढ़ेगा तो 2 की पावर कितना बढ़ेगा, डबल होगा ना, और 20 से 30 जाएगा तो 2 की पावर 2 जाएगा, देखो यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे तुम Yes, आगे ma'am. बढ़ लो, ठीक है, ऐसे तुम आगे कर लो, तो इस तरीके से भी तुम मैम कर सकते 20 to 30 पे 2 की पावर 2 थोड़ी होगा, 10 to 30 होगा ना 2 की पावर 2। क्या, मैम आपने 20 to 30 तक में आपने 2 की पावर 2 लिखा है, हमने हाँ 10 मतलब to 30 तक होगा। 10 to 30 होगा तो 2 की पावर 2 होगा, यस राइट, ठीक है, कर लोगे इसको सोल्व,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 यानी कि 32 टाइम्स क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। मतलब जब टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज हो रहा है तो क्या हो रहा है, तुम्हारा रेट डबल हो रहा है। तो 10 to 50 पे जाओगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। ये वाला करो मेरा बेटा, ये करो। सेम आंसर आएगा। सेम है यस मैम। मैम 32। मैम सेम है 32। तो वही हो जाएगा R2/R1। ये 2 लोगे आप, म्यू डबल बोल रखा है ना इसने, 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है जी। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, चेंज निकाल लो, 80 - 30/10 यानी कि आपका वही आ जाएगा। ये तो 2 की पावर 5 यानी कि 32 टाइम्स आ जाएगा। यस मैम। यस मैम, ये है। ठीक है, हो भी जाएगा। यस मैम। यस मैम, काम था। उसके बाद बस थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको, बिल्कुल थोड़ा सा, फिर भेज रही हूँ आपको। देखो कैटलिस्ट क्या होता है मेरा बेटा, कैटलिस्ट आपका वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है ना। अगर कोई रिएक्शन मान लो तुम्हारी कम, मान लो बहुत ज्यादा टाइम में हो रही है, उसका रेट स्लो है, अगर तुम उसमें कैटलिस्ट डाल देते हो तो बेसिकली क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट कर देगा, रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, है ना। और खुद कंज्यूम वहां पे नहीं होगा, मतलब अपना काम करेगा और चलता बनेगा। ठीक है। और अगर मान लो मुझे रिएक्शन की स्पीड को कम करना हो तो मैं उसमें इनहिबिटर डाल दूंगी ताकि वो रिएक्शन को क्या कर दे, स्लो डाउन कर दे। तो जब भी मैं वर्ड यूज करूंगी कैटलिस्ट, तो तुम्हारा मतलब क्या समझ लेना है तुम्हें, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। सिंपल अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स में कैटलिस्ट का नाम ले रही हूँ तो मतलब वो रिएक्शन की स्पीड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर कोई रिएक्शन मान लो 75% रिएक्शन तुम्हारी कंप्लीट हो रही है लेट्स से 40 मिनट में, तो अगर तुम कैटलिस्ट डाल देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वही रिएक्शन अब कंप्लीट हो जाएगी लेस देन 40 मिनट में। ठीक है, ये काम करने वाला है कैटलिस्ट। तो अगर मैं तुम्हें मान लो डायग्राम के थ्रू दिखाऊं मेरा बेटा, ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये कब है, विदाउट कैटलिस्ट, जब तुमने कोई कैटलिस्ट नहीं डाला है यहाँ। क्लियर है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये है मैम। ठीक है, इसको ये ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छा ये क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी है, और ये किसकी है, रिएक्टेंट की एनर्जी है। अगर मैं मान लो कैटलिस्ट डाल देती हूँ तो वो रिएक्शन को फास्ट कर देगा। अगर वो रिएक्शन को फास्ट कर देगा तो वो एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करेगा रिएक्शन को, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी पहले वाले के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। देखो जो अल्टरनेटिव पाथ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है मेरा बेटा, ये वाली देखो, ये डैश बोल दो इसको। ठीक है, तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इन केस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, बोलो। और ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यानी कि क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि अगर मेरी एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, या ऐसे लिख दो, एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। बोलो, बोल दूं? यस मैम। यस यस मैम। मैम। मेरा एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो मतलब क्या होगा मेरा बेटा, कम टाइम में रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि अब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए टू क्रॉस द बैरियर, और विदाउट कैटलिस्ट क्या था, उसको इतनी एनर्जी चाहिए। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाने से इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मेरा रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज? ठीक है। यस मैम। अब इसको कैसे लिखना है वो मैं कल आपको क्लास में बताऊं, मतलब कल नहीं, जब भी हम मिलेंगे तब बताऊंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है जी, क्योंकि तुम्हारी क्लास भी आ गई। आप क्लास किसकी है आप लोगों की? फिजिक्स। ठीक, जाओ जाओ।